Okay, friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your parents, your friends, your relative, all are safe and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we have started a very interesting part of the physics, that is the wave optics. Optics हम पढ़ रहे थे. मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया कि बेसिकली ऑप्टिक्स जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड है. नंबर वन रे ऑप्टिक्स, नंबर टू वेव ऑप्टिक्स एंड नंबर थ्री पार्टिकल ऑप्टिक्स. सो बेसिकली वेव ऑप्टिक्स जो है, वी आर गोइंग टू डिस्कस द थ्री फिनोमिनन्स: interference, diffraction and polarization. These are the three basic phenomenon in we are going to study in this chapter. But before starting that, we had just started a Eugene's principle. तो हमने लास्ट लेक्चर में सबसे पहले वेव फ्रंट क्या था वो हमने डिस्कस किया था. Wave front was an imaginary surface which is passing from the particles which are oscillating with the same phase. जो पार्टिकल सेम फेज में ओसिलेट करते हैं तो उसमें से जो इमेजिनरी सरफेस हम पास करेंगे तो उसको वेव फ्रंट बोलते हैं. वो हमने डिस्कस किया था. हमने ऐसा भी डिस्कस किया था कि अगर कोई पॉइंट लाइक सोर्स है तो उसके आसपास का जो वेव फ्रंट होगा वो स्फेरिकल होगा. अगर कोई लीनियर सोर्स है जैसे ट्यूबलाइट तो उसके आसपास का जो वेव फ्रंट होगा वो सिलिंड्रिकल होगा. और हमने ये भी देखा था कि या चाहे स्फेरिकल वेव फ्रंट हो या सिलिंड्रिकल हो, एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस इज बिहेव लाइक अ प्लेन वेव फ्रंट. वेव फ्रंट समझने के बाद हमने यूजिन्स प्रिंसिपल डिस्कस किया था. दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन: स्टेट एंड एक्सप्लेन द यूजिन्स प्रिंसिपल. तो क्या था स्टेटमेंट? चलो कोई बताएगा मुझे. स्टेटमेंट एग्जैक्ट नहीं आए तो भी जो भी समझे हो ऐसा बता सकते हो आप. कोई बताएगा मुझे? जो भी बोलना है बोल सकते हो आप, जो भी आप समझे हो. एग्जैक्ट स्टेटमेंट ना बोलो तो भी चलेगा. चलो. When a ray passes from rarer to denser medium, its velocity decreases. नहीं नहीं, दैट वाज नॉट द ह्यूजेंस प्रिंसिपल. दैट वाज नॉट द ह्यूजेंस प्रिंसिपल. उसको मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था कि इसको दो पार्ट में आप याद रखो तो अच्छे से याद आ जाएगा. याद है किसी को? Every particle or a point on the wave front behave as a secondary source and produces secondary wavelets from it, secondary spherical wavelets from it. Part 1. Part 2, after small interval of time, a surface passing tangentially to these secondary wavefronts, secondary wavelets, will give us position and shape of a new wavefront. So that was the Huygens principle कि भाई वेव फ्रंट का कोई भी पार्टिकल जो है वो एज अ सेकेंडरी सोर्स बिहेव करेगा और उसमें से अगर वो सोर्स है तो क्या करेगा, उसमें से सेकेंडरी स्फेरिकल वेव्स क्रिएट करेगा. बट कुछ टाइम के बाद वो जो सेकेंडरी स्फेरिकल वेव्स है उसको हम टेंजेंशियली कोई सरफेस अगर हम वहाँ पे कंसिडर करते हैं तो वो क्या करे, वो क्या देगा हमको, वो नया स्फेरिकल, वो नया हमको वेव फ्रंट देगा. उसका पोजीशन भी देगा, उसका शेप भी देगा. सो दैट वाज द यूजेंस प्रिंसिपल. वो हमने दोनों हिसाब से प्लेन वेव फ्रंट को ध्यान में रख के एंड स्फेरिकल वेव फ्रंट को ध्यान में रख के दोनों हिसाब से हमने उसको डिस्कस किया था. उसमें एक लिमिटेशन भी था, वो भी हमने डिस्कस किया था कि भाई लिमिटेशन ये था कि भाई हमको है ना जो सेकेंडरी दूसरा जो वेव फ्रंट हम ड्रॉ करते हैं उसको हमको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही ड्रॉ करना पड़ेगा. अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं तो प्रैक्टिकली क्या होगा कि भाई लाइट आगे भी जाएगा पीछे भी आएगा, वेव्स आगे भी जाएंगे पीछे, बट प्रैक्टिकली तो ऐसा होता नहीं है. अकॉर्डिंग टू द यूजेस प्रिंसिपल अगर हम दोनों साइड वेव फ्रंट ड्रॉ करें तो थ्योरेटिकली वेव आगे भी जाना चाहिए पीछे भी आना चाहिए, बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है. प्रैक्टिकली तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है. तो उसका सॉल्यूशन दिया किर्चॉफ एंड व्हाइट ने कि भाई ये सेकेंडरी वेव जो होता है उसका जो इंटेंसिटी होता है वो आगे के डायरेक्शन में ही होता है, पीछे के डायरेक्शन में उसका इंटेंसिटी जीरो होता है. तो यू हैव टू ड्रॉ द wavelets, you have to draw the wavefront only in the forward direction, backward direction में कोई करने का जरूरत नहीं है. तो ये हमने यूजेंस प्रिंसिपल डिस्कस किया था. मतलब हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस किया था. अब क्वेश्चन नंबर 8 से लेके देखो, ये जो अभी जो टॉपिक है वो मतलब सीबीएसई में से भी कंसिडर नहीं, मतलब उसको अमिट कर दिया है, बोर्ड में से भी उसको निकाल दिया है. रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन बाय द ह्यूजेंस प्रिंसिपल, ये टॉपिक पूरा कैंसिल किया है. मतलब क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 एंड 13 तक क्वेश्चन सारे कैंसिल है। तो 8 to 13 आपके कंटेंट में से सारे कैंसिल है। गुजरात बोर्ड में से भी कैंसिल है एंड सीबीएसई में भी कैंसिल है। सो 8 to 13 हम अभी स्किप करेंगे। वो हम लास्ट में फिर उसको डिस्कस करेंगे। हम पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद उसको हम डिस्कस करेंगे। बट वो चीज़ क्या है, तो भैया यूजेंस प्रिंसिपल के द्वारा भी हम रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फिनोमिनन हम समझ सकते हैं। देखो ऐसा होता है कि कोई भी एक ही चीज़ समझाने के लिए अलग अलग अप्रोच हो सकते हैं। तो 9th चैप्टर में हमने रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को समझने के लिए रे डायग्राम का यूज़ किया था। रे के हिसाब से हमने उसको समझे थे। रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन के रूल्स हमने वहाँ पे रे डायग्राम के द्वारा प्रूव किया था। तो उसी चीज़ को यहाँ पे हम वेव फ्रंट के थ्योरी के हिसाब से भी उसको समझ सकते हैं। बट वो चीज़ अभी कैंसल है तो उसको निकाल देते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। 14 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट 3 मार्क क्वेश्चन। व्हाट इज डॉपलर्स इफेक्ट and derive the equation of the Doppler's shift. That is very important. What is Doppler effect and derive the formula for the Doppler shift. Friends, 11th standard के अंदर Doppler's effect था, किसी को याद है? What was the सर statement? मैंने सर हाँ बोलो। सर मुझे यूगिन्स प्रिंसिपल में डाउट है। हाँ बोलो, क्या डाउट है? सर उसमें थियोरी में ऐसा लिखा कि एवरी पार्टिकल बिहेव एज अ सेकेंडरी सोर्स फॉर वेव फ्रंट मींस टू जनरेट वेव हाँ और जनरेट वेव फ्रंट। तो जो उसके द्वारा जो वेव फ्रंट जनरेट होगा तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो भी वेव फ्रंट जनरेट नहीं करेगा। करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? 100% करेंगे। मतलब सर्कल के सरकमफेरेंस के जो पॉइंट है वो भी सर्कल जनरेट करेगा। करेंगे करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। तो वैसे तो जो एग्जांपल है कि स्टील वाटर पे स्टोन थ्रो करते हैं तो वहाँ पे तो पैटर्न फिर मतलब बट क्या होता है हम कि वो जो सेकेंडरी वेव होता है ना, उसका इंटेंसिटी आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही कंसिडर करना है, बाकी सब कंसिडर नहीं करना है। तो फिर भले ही वो जनरेट करता है बट इंटेंसिटी कहाँ पे है? ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो मैं दिखाऊँ, देखो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये है, राइट? तो वो तो पता चला कि सिर्फ नहीं नहीं, फॉरवर्ड पे होता है बट मैं बताऊँ आपको। देखो, तो ये आपके पास वेव फ्रंट है। अब आपका कहने का जो जो बोलने का मतलब जो आप बोल रहे हो, देखो ये हमारा ओरिजिनल वेव फ्रंट है, ओके। और ये जो ए बी सी पॉइंट है वो सेकेंडरी वेवलेट्स उसने डेवलप किए, ये सारे उसके सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, राइट? अब आपका क्वेश्चन ऐसा है कि सर हम ये सेकेंडरी वेवलेट है, चलो ये तो हम पता चल गया कि भाई ह्यूजेंस प्रिंसिपल के द्वारा कि भाई ये जो है ना वो आपका नया वेव फ्रंट हो जाएगा। ये टी जीरो टाइम पे हो जाएगा और ये आपका टी इज इक्वल टू टाउ टाइम पे हो जाएगा। बट आपका क्वेश्चन ऐसा है कि सर ये जो सेकेंडरी वेव है इसके अगर पॉइंट कंसिडर करें तो क्या ये सारे भी आप इसी यही बोल पूछ रहे हैं ना आप कि ये भी नहीं करेंगे सेकेंडरी वेव? हाँ सर वही ये जो ए डैश बी मैं डैश मैं और वही सी बता डैश मैं है वही वो बता भी। अरे मैं वही बता रहा हूँ। तो मतलब आपका ये आप कहने का, अभी ए डैश बी डैश सी डैश की बात कर रहे हो या फिर ये मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ उसकी बात कर रहे हो? सर ए डैश बी डैश सी डैश हाँ तो करेंगे ना, तो उसमें क्या है, वो आप वो भी। करेंगे तो वो वापस से करेंगे तो वापस से यहाँ पे एक वेवलेट जनरेट होगा, वापस से वो करेंगे। इसीलिए तो जैसे जैसे आपका वेव प्रोपोगेट करेगा तो वेव फ्रंट भी प्रोपोगेट करेगा इसी वजह से। तो एंड दैट इज वाई it is written somewhere here कि propagation of the waves can also be considered to be propagation of the wave front. तो सर ये तो सिर्फ लीनियरली देखा ना आपने बट अगर हाँ, तो मतलब वही तो मैं कोई बता रहा दूसरा हूँ कि पॉइंट। ऐसा क्यों। अभी जो देखो आप उसी को मैं बता रहा हूँ कि ये ए डैश बी डैश सी डैश को ही क्यों कंसिडर किया आपने, ये क्यों नहीं कंसिडर किया ये वाला जो साइड वाला है? तो उसका रीजन ये है कि जो इंटेंसिटी होता है ना वो ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही रहता है बाय दिस फॉर्मूला। और दूसरे जो पॉइंट्स है वहाँ पे इंटेंसिटी निग्लिजिबल है तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो जितने फॉरवर्ड पॉइंट्स हो गए ना उसको ही आपको कंसिडर करके जाना है बिकॉज वहाँ पे इंटेंसिटी रहता है, ओके। यस सर। तो
अभी एक अलग टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड दैट इज अ डॉपलर्स इफेक्ट। चलो, किसी को याद है डॉपलर इफेक्ट का क्या था उसका फंडामेंटल? 11 स्टैंडर्ड के अंदर डॉपलर्स इफेक्ट था, याद है किसी को? ओके, सर वो कुछ सोर्स और ऑब्जर्वर होता है, कुछ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सोर्स अगर देखो, बहुत मूव ही सिंपल करता सी है चीज़ है, तो मैं कुछ आपको बता अलग। दूं, एकदम सिंपल है। डॉपलर इफेक्ट क्या है कि देखो, आपके पास एक सोर्स है और एक ऑब्जर्वर है। तो अगर सोर्स एंड ऑब्जर्वर के बीच में कुछ रिलेटिव मोशन है, देखो दोनों साथ में घूम नहीं रहे, साथ में आगे पीछे नहीं हो रहे, बट कुछ रिलेटिव मोशन कर रहे हैं। तो वेन एवर देर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स जो प्रोड्यूस कर रहा है एंड ऑब्जर्वर जिसको ऑब्जर्व करना है, जिसको ऑब्जर्व करना है, तो वेन एवर देर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर, so at that kind of situation, frequency experienced by the observer will be something different than the frequency produced by the source. This is simply known as a Doppler's effect. Is that it is understood, friends? यस सर। तो वो है ना, 11 स्टैंडर्ड के अंदर ये डॉपलर्स इफेक्ट हमने जो डिस्कस किया था वो साउंड वेव के टर्म्स में डिस्कस किया था, बट वही चीज यहाँ पे लाइट वेव के टर्म्स में हम डिस्कस कर सकते हैं, इसीलिए इसको ऑप्टिकल डॉपलर्स इफेक्ट बोलते हैं। और शायद आपको याद होगा, शायद, कि उसमें क्या था कि अगर कोई सोर्स स्टेशनरी ऑब्जर्व करके, सपोज कि कोई ट्रेन है, तो ट्रेन इज कमिंग टुवर्ड्स यू, विजलिंग विजलिंग ट्रेन इज कमिंग टुवर्ड्स यू, तो आपका जो विसल का जो इंटेंसिटी आपको सुनाई देगा वो जो एक्चुअल में है उससे, बोलो कोई बताएगा मुझे, वहां पे एग्जांपल था। तो अगर ज्यादा source होगा। आपके तरफ आ रहा है तो जो फ्रीक्वेंसी आपको एक्सपीरियंस होगा वो जो है उससे ज्यादा होता है। तो मतलब कोई सोर्स अगर आपकी तरफ आता है, देखो आप ऑब्जर्वर हो, मान लो कि आप लिसनर मतलब ऑब्जर्वर हो, आप स्टेशनरी हो और कोई सोर्स आपके तरफ आ रहा है, तो आपका जो एक्सपीरियंस्ड फ्रीक्वेंसी होगा वो सोर्स फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगा। मतलब आपको जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा फील होगा जो है उससे। अच्छा, फ्रीक्वेंसी आपको ज़्यादा फील हुआ तो इसका मतलब कि वेवलेंथ जो है वो आपको आपको जो वेवलेंथ फील होगा वो जो है उससे कम। कम कम होगा। तो अगर फ्रीक्वेंसी आपको ज़्यादा फील होगा तो ऑन द सेम कॉन्सिक्वेंस आई कैन से वेवलेंथ कम हो जाएगा। नाउ विप योर, तो इसमें से रेड, येलो एंड ब्लू, दिस थ्री कलर्स, आपकी जो आंख है वो ये तीन कलर के द्वारा ज़्यादा सेंसिटिव है, इन तीन कलर पे। तो हम जब बात करते हैं विबग्योर का तो हम ये तीन कलर को ही ध्यान में रख के डिस्कशन करेंगे, बिकॉज हमारी जो आंख होती है ना वो ये तीन कलर के रिस्पेक्ट में ज़्यादा सेंसिटिव है। तो मुझे ये बताओ कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुआ, देखो जब आप वायोलेट से रेड की तरफ जाते हो तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है। तो फ्रीक्वेंसी सॉरी जब आप वायोलेट से रेड की तरफ जाते हो तो आपका लैम्बडा वेवलेंथ डिक्रीज होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वेवलेंथ, जब आप वायोलेट से रेड तरफ जाते हो तो आपका वेवलेंथ इंक्रीज होता है। और यहाँ पे क्या हुआ भैया, कोई सोर्स अगर लिसनर, कोई सोर्स अगर ऑब्जर्वर के तरफ आता है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुआ, वेवलेंथ डिक्रीज हुआ। तो वेवलेंथ डिक्रीज हुआ मतलब आपको रेड से वायलेट जाना पड़ेगा या वायलेट से रेड तरफ जाना पड़ेगा। यहाँ रेड से वायलेट। हाँ, रेड से वायलेट मतलब रेड से ब्लू तरफ जाना पड़ेगा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? तो इसी के वजह से उसको क्या बोलते हैं, ब्लू शिफ्ट बोलते हैं। बिकॉज ये आपका जो वेवलेंथ है ना वो शिफ्ट हुआ, किस तरफ शिफ्ट हुआ, ब्लू कलर की तरफ शिफ्ट हुआ, दैट इज वाई इट इज नोन एज अ ब्लू शिफ्ट। बट साइमल्टेनियसली सपोज, समझना पड़ेगा। हाँ अभी पता चल जाएगा। मान लो कि आप ऑब्जर्वर, आप रेस्ट पे हो और सोर्स आपसे दूर जा रहा है। अगर सोर्स दूर जा रहा है तो आपका जो एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंसी होगा वो पहले जो सोर्स का जो है उससे ज़्यादा होगा या कम होगा? सोर्स दूर जा, कम होगा, कम होगा। तो आपका एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंसी कम होगा। तो एक्सपीरियंस्ड वेवलेंथ आपका, ज्यादा होगा। तो वेवलेंथ आपको जो है उससे ज़्यादा फील होगा। तो वेवलेंथ बढ़ाने की बात है, तो ये विबग्योर में आप कौन सी तरफ जाओगे? वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है तो मतलब आपको किस तरफ मूव होना पड़ेगा? वायलेट से रेड। वायोलेट से रेड तरफ मूव होना पड़ेगा। वायोलेट से रेड तरफ मूव होना पड़ेगा, मतलब कि ये जो शिफ्टिंग है दैट इज कॉल्ड रेड शिफ्ट। तो आपको ऐसे कोई पूछे कि कब
रेड शिफ्ट होगा, कब ब्लू शिफ्ट होगा? तो कोई सोर्स अगर आपकी तरफ आ रहा है, अगर कोई सोर्स आपकी तरफ आ रहा है, तो ये जो फिनोमेनन है कि इफ अ सोर्स इज कमिंग अप्रोचिंग टुवर्ड्स यू, देन द एक्सपीरियंस वेवलेंथ इज decreases. This phenomenon is known as a blue shift. But if the source is moving away from you, then experienced wavelength will be something higher than what is actually. So this phenomenon is known as a red shift. तो ये ब्लू शिफ्ट रेड शिफ्ट क्या है, समझ में आया भैया? इज इट ओके? इसका नाम मतलब ये नाम Yes, sir. एक को ब्लू शिफ्ट, जब वेवलेंथ डिक्रीज होने का फिनोमिनन जो है ना, उसको ब्लू शिफ्ट नाम दिया हुआ है, एंड वेवलेंथ इंक्रीज होने का जो फिनोमिनन है उसको रेड शिफ्ट नाम दिया हुआ है. तो क्या ये समझ में आया आपको? Yes, sir. अब मुझे है ना डॉपलर शिफ्ट का फॉर्मूला निकालना है. डॉपलर शिफ्ट का मतलब जो एक्सपीरियंस्ड फ्रीक्वेंसी है एंड जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको शिफ्ट बोलते हैं. तो वो मुझे डिफरेंस का फॉर्मूला निकालना है. एक्सपीरियंस्ड फ्रीक्वेंसी experienced by the observer माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सोर्स, तो इसको बोलते हैं डॉपलर शिफ्ट. मुझे इसका फॉर्मूला निकालना है. तो शायद आपको पता होगा फ्रॉम द 11th स्टैंडर्ड, द जनरल फॉर्मूला ऑफ डॉपलर इफेक्ट, जनरल फॉर्मूला ऑफ अ डॉपलर इफेक्ट शायद पता होगा. दैट वाज FL अपॉन V प्लस VL इज इक्वल्स टू FS अपॉन V प्लस VS. देखो यहाँ पे क्या किया है हम लोगों ने टेक्स्ट बुक के अंदर, ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल भी ऐसे म्यू किया हुआ है. म्यू फ्रीक्वेंसी का सिंबल ऐसे म्यू किया है, तो फिर ये V के साथ थोड़ा वो मिसकंसेप्ट हो जाएगा. तो मैं ना फ्रीक्वेंसी के सिंबल को वेलोसिटी के सिंबल से सेपरेट करने के लिए मैं फ्रीक्वेंसी को F ही बोलूँगा. ये आपके टेक्स्ट बुक के अंदर एंड नो, ये जो कुमार पब्लिकेशन का बुक है उसके अंदर भी फ्रीक्वेंसी का जो सिंबल है ना वो म्यू लिया हुआ है. तो थोड़ा मिसमैच हो जाएगा, वो वेलोसिटी के साथ थोड़ा मतलब कंफ्यूज हो जाएगा, तो मैशअप हो जाएगा. तो मैं ना फ्रीक्वेंसी को सेपरेट करने के लिए उसको एफ बोलूंगा. चलेगा ना फ्रेंड्स? इज इट ओके? Yes, sir. तो ये जो FL है ना, दैट इज अ फ्रीक्वेंसी experienced by observer. ओके, सो ये जो है दैट इज फ्रीक्वेंसी एक्सपीरियंस बाय द ऑब्जर्वर. FS क्या होगा फ्रेंड्स? FS क्या होगा? फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स. V is the velocity of a wave, बट यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव नहीं है. यहाँ पे कौन से वेव है? लाइट वेव. एंड लाइट वेव का वेलोसिटी हम क्या ले सकते हैं भैया? 3 into 10 raised to 8. दैट इज इक्वल्स टू C. उसका सिंबल C है. ऑब्वियसली VL इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, बट अभी जो हमारे जो एग्जांपल है उसमें ऑब्जर्वर को मैंने स्टेशनरी रखा हुआ है. वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर उसको मैंने स्टेशनरी रखा हुआ है. तो कैन आई से इट इज कम्स आउट टू बी अ 0? चलेगा? यस और नो? Yes, sir. And Vs is the velocity of the source. Velocity component of a source. ये velocity components, इसका मतलब मैं आपको समझाऊं. इन द लाइन joining source and observer. इसका मतलब क्या मैं समझाऊं? देखो मेरी बात ध्यान से सुनना. देखो ये है ना आपका सोर्स है और यहाँ पे आप ऑब्जर्वर हो, राइट? अब हम 11th स्टैंडर्ड के अंदर जो पढ़े थे ना, वो ऐसा पढ़े थे कि या फिर ये सोर्स टुवर्ड्स द लिसनर, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर जा रहा है या फिर दूर जा रहा है. बट मान लो कि सोर्स कुछ इस हिसाब से यहाँ पे इस डायरेक्शन में जा रहा है.
तो फिर ये फॉर्मूला थे ना, उसमें तो क्या था, फॉर्मूला में ये जो भी वेलोसिटी है वो कौन सा वेलोसिटी है, वो टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम उसका ही वेलोसिटी है। तो अगर ये जो सोर्स है वो कुछ ऐसे जा रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला के अंदर आपको उसका Force component. कंपोनेंट लेना पड़ेगा। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? इज इट अंडरस्टूड? तो फिर अब पता चला मैंने यहाँ पे वेलोसिटी कंपोनेंट क्यों लिखा, Yes, sir. बिकॉज ये सोर्स सपोज कि कुछ टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, तो आपको उसके ये लिसनर एंड सोर्स के जो लाइन आप कनेक्ट करते हो, तो उस लाइन के ऊपर का जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वही आपको कंसिडर करना है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी एक्सप्लेन द लिसनर, वी के बदले मैं सी लिख दूं चलेगा, वी के बदले सी लिख दूं तो चलेगा? हाँ सर। ओके, एंड यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सोर्स वी के बदले सी, मैंने वी एल नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, बिकॉज मैंने ऐसा मान के चला हूँ कि ये जो ऑब्जर्वर है वो स्टेशनरी है, तो वी एल 0 है। एफ एस अपॉन सी प्लस वी एस, तो क्या मैं इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, एफ एल अपॉन एफ एस इज इक्वल्स टू सी अपॉन सी प्लस वी एस, कह सकता हूँ मैं ऐसे? इज इट ओके? Yes, sir. अब है ना, मैं न्यूमरेटर में डिविडेंडो ले रहा हूँ, सो एफ एल न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे भी मुझे वही करना पड़ेगा, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो फ्रेंड्स अब देखो, इसको मैं ना यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो एफ एल माइनस एफ एस का मतलब डेल्टा है, और वही तो मेरे लिए क्या है, वही तो मेरे लिए क्या है, बताओ मुझे, एफ एल माइनस एफ एल तो एफ एस ही तो क्या है, Doppler shift. और उसी का तो फॉर्मूला मुझे निकालना है, उसी का तो फॉर्मूला मुझे निकालना है। तो डेल्टा एफ अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज इक्वल्स टू, अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो, राइट साइड जो है ना, राइट साइड के टर्म उसका न्यूमरेटर, तो सी माइनस सी विल गेट कैंसल्ड, तो माइनस वी एस बचेगा, और नीचे बचेगा सी प्लस वी एस। अब जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा होता है, जनरली सोर्स का जो वेलोसिटी होता है दैट इज क्वाइट लेसर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, सो वी कैन निग्लेक्ट neglecting Vs with respect to C। तो विथ रिस्पेक्ट टू C आप क्या कर सकते हो, Vs को निग्लेक्ट कर दो, तो फिर क्या बचेगा फ्रेंड्स, तो डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, Speed of light. ओके, तो डेल्टा एफ को सब जगह इक्वेशन बना दो, तो क्या बचेगा, माइनस वी एस बाई सी इंटू एफ एस। तो ये जो आपका है ना, वो डॉपलर शिफ्ट का फॉर्मूला हो गया। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? कभी कभी ये जो वेलोसिटी ऑफ द सोर्स है उसको रेडियल वेलोसिटी ऑफ अ सोर्स भी बोल सकते हैं, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। चलो, ये आपका डॉपलर शिफ्ट का फॉर्मूला हो गया। क्या ये आपको समझ में आया भैया? Yes, sir. फ्रेंड्स, किसी को याद है साइन कन्वेंशनल 11 स्टैंडर्ड में, लिसनर टू सोर्स जो वेलोसिटी होता है ना वो पॉजिटिव होता है, लिसनर टू सोर्स पॉजिटिव होता है, सोर्स टू लिसनर नेगेटिव होता है। तो अगर अगर कोई सोर्स आपकी तरफ आ रहा है, तो उसका वेलोसिटी, इस इक्वेशन में उसका वेलोसिटी पॉजिटिव लिखना चाहिए, नेगेटिव लिखना चाहिए, नेगेटिव। लिसनर टू, देखो याद रखो, लिसनर टू सोर्स जो डायरेक्शन है ना वो पॉजिटिव होता है, वो एक बार 11th आप एक बार देख लेना, सोर्स टू लिसनर का जो वेलोसिटी होता है वो नेगेटिव होता है। तो मतलब अगर सोर्स आपके तरफ आ रहा है तो फॉर्मूला में वी एस के बदले माइनस वी एस लिखना है आपको, बट अगर दूर जा रहा है तो ये जो डायरेक्शन हो गया वो लिसनर, ये लिसनर टू सोर्स हो गया, ये दूर का डायरेक्शन, तो फिर वी एस का फॉर्मूला में वी एस का वैल्यू पॉजिटिव लिखना है। तो फ्रेंड्स याद रखना है कि अगर सोर्स अवे जा, इट मूविंग अवे फ्रॉम द अवे, देन वी एस शुड बी टेकन positive, but if the source is approaching towards you, then in this formula Vs should be taken positive. Is it okay friends? Yes, sir. तो अब क्वेश्चन इज दैट कि इससे बेनिफिट क्या होगा, तो बेनिफिट ये होगा,
देखो मुझे ये बताओ, थोड़ा मुझे ये बताओ कि अगर मैं कोई क्वांटिटी का मैं वेरिएशन फाइंड करता हूँ और अगर मुझे वो पॉजिटिव मिला, तो मतलब एक्स का वैल्यू इंक्रीज हुआ होगा या डिक्रीज हुआ होगा? अगर वेरिएशन पॉजिटिव मिला तो एक्स का वैल्यू इंक्रीज हुआ होगा या डिक्रीज हुआ होगा? Increase. इंक्रीज। अगर मुझे ये ऐसा पता चला कि वेरिएशन नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब इसका मतलब कि एक्स का वैल्यू Decrease. डिक्रीज, तो वो इसके साथ कंपेटिबल है। देखो मेरे बात ध्यान से सुनो, डेल्टा एफ इज इक्वल टू माइनस वी एस अपॉन सी इन टू एफ एस। ओके, ये है आपके पास। अगर कोई सोर्स दूर जा रहा है, अगर कोई सोर्स दूर जा रहा है, तो मुझे पता है कि वी एस मुझे कैसा लेना है? Positive. पॉजिटिव। तो फिर डेल्टा एफ का आंसर नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? डेल्टा एफ का आंसर नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। वी एस पॉजिटिव है, एफ एस एंड ऑलरेडी पॉजिटिव है, और वी एस भी पॉजिटिव है, तो डेल्टा एफ नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? Negative. नेगेटिव आएगा। तो मतलब कि आपका एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? Decrease. डिक्रीज होगा। तो पता है ना, वो तो हमने स्टार्टिंग में वही तो किया था कि अगर कोई सोर्स हमसे दूर जा रहा है तो एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंसी डिक्रीज ही होता है। तो वो बात इसके साथ अभी इक्वेशन के साथ कंपेटिबल है। अगर कोई सोर्स हमारी नज़दीक आता है तो मुझे वेलोसिटी उसका नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? Positive. तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब डेल्टा एफ पॉजिटिव होना मतलब एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होना। तो सही बात है, कोई सोर्स अगर हमारी तरफ आता है तो हमको जो फ्रीक्वेंसी एक्सपीरियंस होता है वो ज़्यादा ही होता है। सही बात है। तो अब समझ में आया, ये पूरा चीज़ कंपेटिबल है साइन कन्वेंशन के साथ। Yes, sir. तो ये डॉपलर्स शिफ्ट का इक्वेशन मुझे मिल गया, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट 3 मार्कर क्वेश्चन। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बट मैंने है ना यहाँ पे देखो, वी एंड वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी में कंफ्यूजन हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला कौन फ्रीक्वेंसी बता रहा है, कौन वेलोसिटी बता रहा है। देखो ये फॉर्मूला देखो तो बोलो मुझे कौन फ्रीक्वेंसी है कौन वेलोसिटी है, तो पता ही नहीं चलेगा। तो मैंने उसको बाइफरकेट करने के लिए मैंने क्या कर दिया कि एफ ही लिख दिया, फ्रीक्वेंसी को मैंने एफ से ही डिनोट किया, तो कोई कंफ्यूजन ना रहे। इज इट ओके फ्रेंड्स? इज इट ओके? Yes, sir. एंड फाइनली फॉर्मूला जो था वो यही यहाँ वहीं पे है, मतलब वही है। देखो डेल्टा एफ, मेरे लिए डेल्टा एफ इज इक्वल्स टू वी एस अपॉन सी इन टू एफ एस, ये एफ एस है। तो ये कितना कंफ्यूजन है देखो आप। तो डेल्टा एफ इज इक्वल्स टू वी एस अपॉन सी इन टू एफ एस, तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, मैंने जो जिस साइन कर मैंने जो सिंबल दे के कराया तो वो मैं आपको भेज दूंगा। अब इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल भी है। हाँ, इसका यूज़ क्यों होता है? ये जो डॉपलर शिफ्ट का जो फॉर्मूला है ना, वो कोई गैलेक्सी या कोई स्टार हमारे से नज़दीक आ रहा है या हमसे दूर जा रहा है, तो उसके वेवलेंथ को मेज़र करने के लिए इसका यूज़ होता है। डॉपलर शिफ्ट का यूज़ वो मेज़र करने के लिए होता है। तो एक न्यूमेरिकल है इसके बेस पे, वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो आप इलस्ट्रेशन नंबर 1 देख सकते हो, तो उसमें हमको बताया गया है इलस्ट्रेशन नंबर 1 के अंदर कि व्हाट स्पीड शुड अ गैलेक्सी मूव विथ रिस्पेक्ट टू अस। मतलब गैलेक्सी हमारे लिए सोर्स है, तो मुझे क्या करना है, सोर्स का मुझे वेलोसिटी फाइंड करना है। वी वांट्स टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सोर्स, सो दैट a sodium line of a 589 nanometer is observed at a 589 point lambda 589.6 नैनोमीटर। मतलब ऑब्जर्व वेवलेंथ हमको एक्चुअल वेवलेंथ दिया हुआ है, ऑब्जर्व वेवलेंथ भी दिया हुआ है। एक्चुअल वेवलेंथ जो है ना लैम्बडा है, वो दिया है 589.0 नैनोमीटर, एंड ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ जो है ना वो 589.6 नैनोमीटर है। और मुझे फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ द सोर्स मुझे फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ द सोर्स फाइंड करना है। चलो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द डॉपलर शिफ्ट? अभी हमने डॉपलर शिफ्ट का फॉर्मूला डिस्कस किया, उसका फॉर्मूला क्या है, कोई मुझे बताएगा? डेल्टा एफ इज इक्वल टू माइनस वी एस अपॉन सी इन टू एफ एस। इज दैट इज ओके? बराबर है फ्रेंड्स? आगे ना तो बोल दो। Yes, sir. तो डेल्टा एफ अपॉन एफ एस इज इक्वल टू माइनस वी एस अपॉन सी, क्वेश्चन नंबर 1। अब आपको पता होगा कि एफ लैम्डा इज इक्वल टू सी।
तो एफ लैम्डा इज इक्वल टू सी है, तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि डेल्टा एफ बाई एफ प्लस डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू डेल्टा सी बाई सी होगा। याद करो 11th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 2। बट सी तो कांस्टेंट है भैया, तो उसका वेरिएशन कितना होगा, 0 होगा। तो इन प्लेस ऑफ अ डेल्टा एफ बाई एफ यू कैन ऑल्सो राइट। माइनस डेल्टा लैम्बडा बाय लैम्बडा। तो अभी मुझे मुझे इस ऐसा क्यों करना पड़ा, बिकॉज मुझे है ना लैम्बडा दिया हुआ था, मुझे फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड नहीं किया था, तो मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को लैम्बडा में कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला। अब डेल्टा एफ बाई एफ के बदले में क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा लैम्बडा अपॉन लैम्बडा एस माइनस एट इज इक्वल्स टू माइनस वी एस बाई सी। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा भैया, प्लस हो जाएगा। और मेरा जो टारगेट है ना वो वी एस ही फाइंड करना है, तो वी एस इज इक्वल्स टू सी बाई लैम्बडा एस इंटू डेल्टा लैम्बडा। सी का जो वैल्यू है वो 3 इंटू 10⁻⁸ है। डेल्टा लैम्बडा मतलब लैम्बडा एल माइनस लैम्बडा एस, तो लैम्बडा एल माइनस लैम्बडा एस तो क्या होगा देखो, तो लैम्बडा एल माइनस लैम्बडा एस 0.6 नैनोमीटर अपॉन लैम्बडा एस इटसेल्फ। तो लैम्बडा जो है ना वो 589.0 नैनोमीटर, नैनोमीटर नैनोमीटर कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻99 कैंसिल हो जाएगा। तो 3 इंटू 0.6 डिवाइड बाई 589, 3 इंटू 0.6 डिवाइड बाई 589 करो तो क्या आता है देखो, तो 3 इंटू 0.6 डिवाइड बाई 589 करेगा तो ये आपका आंसर आएगा 0.003055 इंटू 10⁻⁸। तो स्पीड ऑफ द सोर्स शुड बी 3.05 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड, और आई कैन से 305 किलोमीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर गैलेक्सी। तो अभी पता चला आपको, मैंने बताया था कि भैया डॉपलर शिफ्ट का जो फॉर्मूला है ना वो कोई स्पेस पे जो ऑब्जेक्ट है जैसे गैलेक्सी है जैसे स्टार है उसके स्पीड को मेजर करने के लिए ऐसा उसका यूज होता है। तो ये हमने यहाँ पे उसका मेजरमेंट भी किया। तो वेलोसिटी ऑफ द मूविंग गैलेक्सी मस्ट बी 305 किलोमीटर पर सेकेंड। क्या ये चीज़ आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। यस सर। ओके, सो क्या आंसर आ रहा है देखो, तो या 305 किलोमीटर पर सेकेंड आ रहा है देखो। इज दैट क्लियर? चलो अब मैं इस चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इंटरफेरेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इंटरफेरेंस जो है ना उसके बेस पे ही बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर भी इंटरफेरेंस के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि भाई इंटरफेरेंस का मीनिंग क्या है। तो मैं उसका आंसर दे रहा हूं कि इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ 2 और मोर वेव्स इज डिफाइंड एज अ इंटरफेरेंस। मतलब 2 या 2 से ज्यादा वेव्स जब सुपरपोज करेगी कोई एक पॉइंट पे तो वहां पे कुछ इफेक्ट, कुछ इंटेंसिटी में वेरिएशन मिलेगा, कुछ इफेक्ट जनरेट होगा। तो ये जो इफेक्ट जनरेट होता है उसी को इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे इंटरफेरेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो बोले आपको है ना 2 या उससे ज्यादा वेव्स को सुपरपोज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि सबसे पहले तो मुझे सुपरपोजिशन लॉ याद करना पड़ेगा। तो याद करो 11th स्टैंडर्ड के अंदर सुपर लॉ ऑफ द सुपरपोजिशन था कि व्हेनेवर एनी पार्टिकल और पॉइंट comes under the effect of 2 or more waves, or in other word, when 2 or more waves are superposed, are incident simultaneously on the same particle, then the resultant displacement of the particle will be equals to the displacement occurred by each individual waves। तो अगर कोई एक पार्टिकल के ऊपर 2 या 2 से ज़्यादा वेव्स इंसिडेंट करते हैं तो उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो जितने भी वेव्स यहाँ पे जितने भी वेव्स इंसिडेंट हो रहे हैं तो हर एक वेव्स के द्वारा जो भी डिस्प्लेसमेंट होना था वो सारे डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन।
तो वो हमको पता है, बट हम देखेंगे जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ेगा तो हम देखेंगे कि भाई हमको जहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है, जहाँ पे सुपरपोजिशन हो रहा है, तो वहाँ पे कुछ कुछ जगह पे इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगा, कुछ कुछ जगह पे इंटेंसिटी जीरो मिलेगा। देखो आपको पता है कि जो वेव्स होते हैं वह उसको ट्रफ एंड क्रैश होता है। तो क्रैश क्रैश या ट्रफ ट्रफ अगर सुपरपोज होता है तो वहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है, उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। बट क्रैश्ड के साथ ट्रफ या ट्रफ के साथ क्रैश्ड का अगर सुपरपोजिशन होता है तो वहाँ पे इंटेंसिटी ज़ीरो हो जाता है, उसको उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा तो आपको बताऊंगा कि कौन से पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कौन से पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहाँ पे एंटी नोड्स बनता है, वहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा मिलता है, उसको एंटी नोड बोलते हैं। और जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहाँ पे इंटेंसिटी कम हो जाता है, जीरो हो जाता है, उसको नोड्स बोलते हैं। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन था, पूछने के लिए नहीं था, बट ये इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन था कि भाई व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड डिस्कस द व्हाट इज इंटरफेरेंस एंड डिस्कस इट्स टाइप। कौन कौन से टाइप के इंटरफेरेंस होते हैं उसके बारे में बताओ। तो 15th क्वेश्चन वाज जस्ट अ बेसिक क्वेश्चन ऑफ द इंटरफेरेंस। तो फटाफट हम उसको एक बार देख लेते हैं। फ्रेंड्स मेरी आवाज़ बराबर आ रही है? Yes, sir. ओके तो क्या Yes. है? हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 15 अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं फटाफट वहाँ पे रीड करता हूँ। व्हाट राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो क्या है? एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द मीडियम the resultant displacement produced by the number of waves is the vector sum of the displacement produced by each of the wave। तो कोई भी पॉइंट का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो बोले जितने भी वेव्स वहाँ पे इंसिडेंट हो रहे हैं उसके द्वारा जो भी इंडिविजुअल के द्वारा जितना भी होना था उस सारे का डिस्प्लेसमेंट का समेशन आपको करना है। अब फिजिकल इफेक्ट, अब ये फिजिकल इफेक्ट क्या है वो तो चैप्टर जब आगे बढ़ेगा तब आपको पता चलेगा कि भाई कहीं पे इंटेंसिटी ज़्यादा, कहीं पे लाइट का इंटेंसिटी कम हो जाएगा। तो ये जो है इफेक्ट है, फिजिकल इफेक्ट है, उसको ही इंटरफेरेंस बोलते हैं। द फिजिकल इफेक्ट कोज्ड बाय द सुपरइम्पोजिशन ऑफ टू और मोर than two waves at the particular point is in the medium is defined as a interference. So physical effect produced by the superposition of two or more waves is defined as a interference. Constructive interference. When the crest of one wave superpose on the crest of the other wave, or top top of one wave superposed with the top of the other wave, then in this kind of situation the intensity becomes maximum and this kind of interference is known as a constructive interference. डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा? एग्जैक्टली उसके उल्टा होगा कि भाई क्रेस्ट के साथ टफ या टफ के साथ क्रेस्ट का सुपरपोजिशन होगा तो वहाँ पे इंटेंसिटी जीरो हो जाएगा, तो उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये जो क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन वो आपको एज ए 2 और 3 मार्क्स में लर्न बाय हार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 16 आपको लर्न बाय हार्ट करना है 2 और 3 मार्क्स में। क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर द वेव्स फॉर्मिंग इन द काम वाटर, स्टील वाटर। काम वाटर गुजरात मतलब ये इंग्लिश में स्टील वाटर होना चाहिए। ओके सो फ्रेंड्स, क्या आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आपको एक फिगर दिख रहा है? देखो तो। Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो है ना वो स्टील वाटर है। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया देखो तो ध्यान से। तो स्टील वाटर जो है तो वहाँ पे हमने क्या किया कि हमने दो रोड लिया, पॉइंट S1 एंड S2 के दो पॉइंट पे उसको हमने टच कराया, और फिर क्या करेंगे हम एक साथ पानी के अंदर डालेंगे, एक साथ बाहर निकालेंगे, एक साथ डालेंगे एक साथ बाहर निकालेंगे। तो फिर पानी के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा फ्रेंड्स? Waves. वेव्स। बट ये जो वेव्स दोनों मतलब S1 एंड S2 पॉइंट्स आर बिहेविंग एज अ सोर्स, S1 एंड S2 पॉइंट्स बिहेविंग एज अ सोर्स। और मुझे ये बताओ कि यहाँ पे S1 एंड S2 दोनों में जो वेव्स प्रोड्यूस होंगे उसके फ्रीक्वेंसीज Same. सेम होगी। क्यों? बिकॉज हमने दोनों रोड को साथ में ऊपर नीचे किया है, साथ में हमने ऊपर नीचे किया है, तो इसका मतलब कि जितने भी
S1 एंड S2 बिहेव एज अ सोर्स और वहाँ पे जितने भी वेव्स क्रिएट हो गए उसके फ्रीक्वेंसी सेम हो गए, तो इस टाइप के अगर कोई दो सोर्स है कि जो सेम फ्रीक्वेंसी वाले वेव्स क्रिएट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको कोहेरेंट सोर्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Coherent source. Coherent Coherent sources. source. If the two sources produces the radiation with the same frequency, then it is said to be a coherent source. तो यहाँ पे मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये जो S1 और S2 जो है ना, दोनों एज अ कोहेरेंट सोर्स बिहेव करते हैं। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? Yes, sir. S1 और S2 both behave like a coherent source. तो अब मुझे क्या करना है? मुझे रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी है। क्वेश्चन इज दैट एक्सप्लेन द सुपरपोजिशन ऑफ द प्रिंसिपल फॉर द वेव्स फॉर्मिंग इन द स्टील वाटर। तो अभी मुझे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई करना है, तो उसके लिए मैं कोई पॉइंट P कंसीडर करूँगा, बिकॉज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करने के लिए सुपरपोजिशन तो करना पड़ेगा ना, दोनों वेव्स का कहीं ना कहीं पे तो सुपरपोजिशन करना ही पड़ेगा। तो मान लो कि ये पॉइंट P है जहाँ पे S1 एंड S2 के द्वारा जो भी वेव्स क्रिएट हो रहे हैं वो उसको वहाँ पे सुपरपोज कर रहा है। बट आई हैड अज्यूम्ड अ पॉइंट P इन सच अ मैनर, I had assumed that point P is in such a manner that S1P and S2P are almost same. तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि ये S1P S2P सेम है, तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि S1 में से जो वेव्स क्रिएट होगा एंड S2 में से जो वेव्स क्रिएट होगा वो दोनों का फेज यहाँ पे P तक पहुँचते टाइम दोनों का फेज कैसा रहेगा? डिस्टेंस सेम ही है, तो जब वो Same phase. हाँ सेम फेज में आ जाएगा, ये सेम फेज ही होगा यहाँ पे। चलो मान लो कि डिस्प्लेसमेंट कोस्ड बाय S1 सोर्स, डिस्प्लेसमेंट कोस्ड बाय द S1 सोर्स एज द पॉइंट P इज y1। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि वेव इक्वेशन क्या है, पता है आपको? ए कोस या साइन भी हो सकता है, के एक्स माइनस ओमेगा टी या ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख सकते हो आप, और इसको आपको शायद याद होगा कि इसको फेज बोलते हैं। तो यहाँ पे y1 इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड मान लो कि स्मॉल है, तो ए कोस, और ये जो पॉइंट P है ना वो मैं मान लेता हूँ कि x इक्वल्स टू 0 लोकेशन पे ही है, x 0 पे ही है जैसा मान लो। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, हो जाएगा y1 इज इक्वल्स टू a sin omega t, where a is the amplitude and the waves produced by the second source S2, तो वो भी वही रहेगा, उसका भी एम्पलीट्यूड ही है और उसका भी cos ओमेगा टी होगा। क्यों यहाँ पे मैंने ओमेगा टी ही क्यों लिखा, ओमेगा टी प्लस और माइनस क्यों नहीं लिखा? बिकॉज दोनों का फेज Same है, same. Same. इसीलिए मैंने यहाँ पे ओमेगा टी प्लस और माइनस कुछ नहीं लिखा। चलो, अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द रिजल्टेंट वेव विल बी y1 प्लस y2। तो y1 प्लस y2 करो तो क्या मिलेगा आपको? a cos ओमेगा टी प्लस a cos ओमेगा टी, गेट यू? 2a cos omega t. आप देख सकते हो कि उसका जो हमारे जो ओरिजिनल सोर्स थे उसका एम्पलीट्यूड, हमारे जो ओरिजिनल सोर्स थे उसका एम्पलीट्यूड a था, बट जो रिजल्टेंट मिला उसका एम्पलीट्यूड कितना मिला? 2a मिला। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड 2a मिला। अब आपको शायद पता होगा कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो अगर एम्पलीट्यूड आपको 2a डबल मिला तो इंटेंसिटी कितना टाइम्स हो जाएगा? 4 times. 4 टाइम्स। तो अब यहाँ पे पॉइंट P पे जो इंटेंसिटी जनरेट होगा वो सोर्स के, दोनों सोर्स के जो इंटेंसिटी है I0 उससे 4 टाइम्स ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब कि वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव? इंटेंसिटी बढ़ गया Interference. तो ये हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसका मीनिंग क्या हुआ फिजिकली इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आपके पास दो सोर्स है एंड दे आर कोहेरेंट सोर्स, दोनों के फ्रीक्वेंसी सेम है, दे आर कोहेरेंट सोर्सेस। इफ यू हैव अ टू डिफरेंट सोर्स S1 और S2 which are coherent, तो फ्रेंड्स कोई भी ऐसा पॉइंट कंसिडर करो कि जो S1 और S2 दोनों से सेम डिस्टेंस पे हो, कोई भी ऐसा पॉइंट कंसिडर करो
वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में आपको मिल जाएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कोई भी पॉइंट आप ले लो, तो वो जो पॉइंट है ना, दैट विल बी द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम S1 एंड S2। तो वो S1 एंड S2 से इक्वी डिस्टेंस पे है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे इक्वी डिस्टेंस पे तो पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा। पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो अभी हमने वही तो डिस्कस किया कि इक्वी डिस्टेंस पे जो पॉइंट होता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया या डिस्ट्रक्टिव, बताओ मुझे। कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव। ये सोच, मान लो कि ये स्क्रीन है, दो सोर्स के सामने आपने एक स्क्रीन लगा दी, एक स्क्रीन लगा दी, तो दोनों सोर्स के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट जो होगा स्क्रीन का, तो वो डार्क मिलेगा या ब्राइट मिलेगा? ब्राइटर। ब्राइटर मिलेगा। तो उसको एंटी नोड बोलेगा या नोड बोलेंगे? उसको एंटी नोड बोलना है। तो फिर उसके आसपास नोड क्रिएट होगा, वापस से एंटी नोड आएगा, वापस से नोड, ऐसा चलता रहेगा। ऐसा क्यों, वो मैं अभी जैसे जैसे आपका चैप्टर आगे बढ़ेगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि अगर दो सोर्स है हमारे पास, इसके सामने एक स्क्रीन को रखा हुआ है, तो ये S1 S2 सोर्स का एग्जैक्टली जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो स्क्रीन पे मिलेगा, वहाँ पे आपको एंटी नोड मिलेगा। उसके आसपास वापस से नोड मिलेगा, वापस से एंटी नोड, ऐसा चलता रहेगा। क्यों, वो नेक्स्ट थ्योरी है। बट अभी तो मैंने खाली इतना ही समझाया आपको कि दोनों सोर्स से सेम डिस्टेंस पे जो पॉइंट होगा वहाँ पे क्या जनरेट होगा, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? कंस्ट्रक्टिव। दैट्स इट। इसमें आपको इतना ही समझना है। तो क्या ये क्वेश्चन समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। सर और ये जो वेव्स है वो लाइट वेव्स हो सकती है? ये लाइट वेव की बात ही, ये वेव्स लाइट, अभी तो समझाने के लिए, देखो लाइट वेव आप देख नहीं सकते हो, तो लाइट वेव आप देख नहीं सकते हो, तो ये चीज़ को विजुलाइज करने के लिए उन लोगों ने यहाँ पे वाटर का एग्जाम्पल दिया हुआ है। बट ये जो चैप्टर है वो वेव ऑप्टिक्स ही है। इज दैट क्लियर? मतलब यस सर। पोजिशन विजुलाइज कर सको, इसके लिए वहाँ पे वाटर का एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है, जो हम उसको देख सकते हैं इसलिए। इज दैट क्लियर? सर मतलब मैं पूछना ये चाहता था कि अगर हम स्क्रीन जो वॉल है उसके सामने दो टॉर्च अगर हम ऑन कर दे तो दो टॉर्च उसकी नहीं, टॉर्च नहीं, गंदी बात। कौन से वाले सोर्सेज होने चाहिए? आपकी बात एकदम परफेक्ट है कि हमारे जो वॉल है रूम का, उसके सामने हम दो टॉर्च लगा दें, तो फिर ये जो वॉल है ना, वहाँ पे कुछ पैटर्न जनरेट होना चाहिए। एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में मुझे कुछ ब्राइट मिलना चाहिए, फिर उसके बाद डार्क मिलना चाहिए, वापस से ब्राइट, ऐसे पैटर्न जनरेट होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। बट उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आपके जो सोर्स हो वो कैसे होना चाहिए? कोहेरेंट। कोहरेंट होना चाहिए, एकदम बढ़िया। और हमारे जो टॉर्चेस होती है ना, उसके सोर्सेज कोहेरेंट हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कोहेरेंट सोर्स किसको बोलते हैं? वैसे ये क्वेश्चन पीछे आने वाला था, बट अभी आपने क्वेश्चन पूछा तो ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं। कोहेरेंट सोर्स किसको बोलते हैं? जिसके द्वारा प्रोड्यूस, जिसके द्वारा जो वेव्स। फ्रीक्वेंसी सेम हो। हाँ। अब जो टॉर्च होती है ना, उसके अंदर क्या होता है कि फिलामेंट होती है। फिलामेंट के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने ग्राउंड स्टेट से अलग अलग हाई एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, और जब वो वापस आते हैं तब वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो सोचो फ्रेंड्स, एक फिलामेंट के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, और वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग टाइप के ट्रांजिशंस करेंगे। कभी वो 1 से 2 में जाएगा ग्राउंड स्टेट से, कभी वो ग्राउंड स्टेट में सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और वापस आएगा। तो मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी के बहुत सारे वेव्स जनरेट होंगे। तो ये जो टॉर्च वाले जो है ना सोर्सेज, उसमें बहुत अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले बहुत सारे डिफरेंट वेव्स क्रिएट हो गए। तो क्या उसको हम कोहेरेंट सोर्स बोल सकते हैं? ये सुन लो। नो सर। नो, तो मतलब दोनों टॉर्च में से अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग बहुत सारे फ्रीक्वेंसी, 1000 जितने अलग अलग फ्रीक्वेंसी के वेव्स क्रिएट हो गए, तो वो कोहेरेंट हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। And इसी के वजह से अगर दो ट्यूबलाइट या दो टॉर्च को हम वॉल के सामने रख देते हैं, तो वॉल पे हमको कोई पैटर्न नहीं दिखती है, बिकॉज वो जो सोर्सेज है वो नॉन कोहेरेंट है। अगर कुछ भी करके हमारे पास कोहेरेंट सोर्सेज होते तो डेफिनेटली ये पैटर्न जनरेट होता। इज दैट क्लियर? यस सर।
तो बट अभी तो मैंने दूसरे पॉइंट को तो मैंने एक्सप्लेन ही नहीं किया, ये ऊपर का पैटर्न या नीचे का पैटर्न तो एक्सप्लेन ही नहीं किया मैंने। अभी जस्ट क्या आपको सिखाया कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वहां पे डेफिनेटली क्या होगा, वहां पे क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं Right. उसको, कंस्ट्रक्टिव। वहां पे ब्राइट स्पॉट मिलेगा आपको, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब कौन कौन से पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव एंड कौन कौन से पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव होता है उसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड दैट इज द वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट। सबसे ये चैप्टर का जो सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो अब स्टार्ट हो रहा है। ये पूरे चैप्टर का जो सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसकी वजह से मैंने लिखा मैसेज में कि ये चैप्टर इंपोर्टेंट है, तो वो अब स्टार्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमने क्या किया, हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले पॉइंट पे देखा कि इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होता है, तो वो जो पॉइंट है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर कोई पॉइंट ऐसा है कि जहाँ पे इंटेंसिटी जीरो मिलता है तो उसको डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं, बट वो कहाँ पे वो अब समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 17 जो है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्टेन द कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो पहले हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में देख सोचेंगे और बाद में डिस्ट्रक्टिव के बारे में सोचेंगे। तो कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो फ्रेंड्स मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है फ्रेंड्स? Yes, sir. देखो ये आपके पास दो सोर्सेज है S1 एंड S2, उसके सामने एक स्क्रीन है, तो ये आपका स्क्रीन है, ये रहा स्क्रीन। और आपको ये तो पता ही था कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला जो पॉइंट है स्क्रीन का, जो एग्जैक्ट मिड पॉइंट है, वहां पे क्या जनरेट होना चाहिए, Constructive interference. वहां पे तो नहीं नहीं नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वहां पे कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव, फिर से बोलो, क्या बोले आप? Constructive. हाँ कंस्ट्रक्टिव, अब बराबर है। तो वहां पे कंस्ट्रक्टिव ही होना चाहिए। तो अब मैं कुछ ऐसा पॉइंट कंसिडर करता हूँ, ये स्क्रीन का, कि जहाँ पे एक सोर्स में से नीड टू अटेंड वन कॉल, तो एक सोर्स में से ओके, सो कंसिडर अ पॉइंट Q. अ पॉइंट Q इज अ पॉइंट फॉर विच waves came from the S1 source, need to travel a 7 lambda distance, and wave came from the source S2, need to travel 9 lambda. So what is the path difference? पाथ डिफरेंस कितना होगा, बताओगे कोई मुझे? दैट इज S2Q माइनस S1Q। तो कितना पाथ डिफरेंस होगा, कोई मुझे बताएगा मुझे? ये 9 लैम्बडा है। मैंने ऐसा माना कि भाई हमारा जो पॉइंट Q है ना वो ऐसा है कि भाई S1 से Q का जो डिस्टेंस है वो 7 लैम्बडा है, S2 से Q का डिस्टेंस है वो 9 लैम्बडा है। तो उन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा? 2 lambda. 2 लैम्बडा होगा। चलो यहाँ तक समझ में आया। मुझे ये बताओ कि ये कौन सा वेव पहले पहुंच जाएगा, S1 वाला या S2 वाला? कौन सा क्यूब पे पहले कौन पहुंचेगा? S1. S1। तो S1 वाला पहले पहुंच जाएगा, तो मतलब ये लेट, मतलब S2 वाला लेट पहुंचेगा। एम आई राइट फ्रेंड्स? S2 वाला जो वेव है वो लेट पहुंचेगा। इज इट ओके? Yes. तो जो S2 वाला लेट पहुंचेगा तो उसका जो फेज है वो S1 वाले वेव से ज्यादा रहेगा या कम होएगा? कम रहेगा। S2 कम रहेगा कम होगा. तो उसका फेज भी कम होगा। तो लेट डिस्प्लेसमेंट बाई, हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है ना S1 में से जो वेव जनरेट होता है उसके द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो ऐसा मान लेते हैं कि A कोस ओमेगा टी है, इसका फेज ओमेगा टी है। तो मुझे बताओ कि y2 के लिए मुझे क्या लिखना चाहिए? हाँ मैं ऐसा मान लेता हूँ कि एम्पलीट्यूड तो सेम ही है, एम्पलीट्यूड दोनों वेव्स का सेम ही है, बट ये दूसरा वेव का जो फेज है उसमें मुझे प्लस समथिंग करना चाहिए या माइनस समथिंग करना चाहिए? प्लस माइनस या माइनस समथिंग करना चाहिए? सोच के बताओ क्या करना चाहिए। माइनस जो S2 वाला जो वेव है ना वो लेट पहुंच रहा है, तो लेट पहुंच रहा है इसका मतलब कि उसका फेज थोड़ा कम रहेगा, वो बिहाइंड द y2 इज बिहाइंड द y1। तो बिहाइंड का मतलब फेज कम होना, याद है फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 7? अब मुझे बताओ कितना फेज कितना कम रहेगा?
कितना फेज कम रहेगा। तो फ्रेंड्स देखो पाथ डिफरेंस कितना है, पाथ का डिफरेंस कितना है। 2 lambda. तो आपको पता होगा कि अगर पाथ डिफरेंस लैम्बडा है तो लैम्बडा मतलब एक कंप्लीट साइकिल, तो एक साइकिल खत्म होती है तो फेज कितना खत्म होता है। 2 pi. परफेक्ट। तो अगर पाथ डिफरेंस आपका लैम्बडा है तो फेज डिफरेंस आपका हो जाएगा 2 पाई। तो अब सोच के बताओ कि यहाँ पे तो पाथ डिफरेंस 2 लैम्बडा है, तो फिर फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा 4 pi. 4 पाई। तो यहाँ पे -4 पाई लिखना चाहिए। चलो ये सबको समझ में आया, ये -4 पाई क्यों लिखा। Yes, sir. सर बट ये लिखे ना लिखे चलेगा ना, वैसे भी कोस फंक्शन है। नहीं नहीं नहीं, अभी तो मुझे लिखना पड़ेगा, अभी तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम उसके बाद आएगा, बट अभी तो मुझे लिखना पड़ेगा, यस और नो। यस सर। तो अभी तो मुझे लिखना पड़ेगा, बट मैथमेटिक्स शोज अस दैट ये 4 पाई जो है ना, कोस 4 पाई -4 पाई प्लस थीटा। तो फ्रेंड्स ऑल एस टी सी, देखो अब मुझे फाइंड क्या करना है। बायोलॉजी, देखो मैथ्स वालों को तो सब कुछ पता ही है, मैं अभी जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना वो बायोलॉजी वाले के लिए कर रहा हूँ। फ्रेंड्स याद करो, दो रूल्स थे। रूल नंबर 1, देखो मैं ये ऑल एस टी सी वाले दो रूल्स मैंने 11 में लिखाए थे, अब लिखे तो ठीक है, नहीं याद हो तो ठीक भी तो भी ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन लो। अगर ये कोस या साइन का जो एंगल है उसमें π/2 कहीं पे दिख रहा है, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, मतलब π/2 कहीं पे दिख रहा है, तो आपको फंक्शन को चेंज करना है। π/2 अगर दिख रहा है, π/2, 3π/2, 5π/2 एटसेट्रा, तो फंक्शन को चेंज करना है। अगर पाई दिख रहा है, मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 9 पाई, तो फंक्शन को चेंज नहीं करना है। ये रूल नंबर 1। यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, पाई दिख रहा है या π/2 दिख रहा है एंगल की। Pi. Pi. फंक्शन को चेंज करना है या नहीं करना है, नहीं करना है. नहीं करना है। तो फंक्शन विल बी रिमेन्स द सेम, कोस ओमेगा टी ही रहेगा। रूल नंबर 1 मैंने अप्लाई किया। रूल नंबर 2, अब ये फंक्शन चेंज करो या ना करो वो तो खत्म हो गया, बट वो आंसर आपको पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, वो कौन से क्वाड्रेंट में है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। आपका एंगल जो है, फेज है, वो कौन से क्वाड्रेंट में है वो आपको सोचना है, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि ये पॉजिटिव आंसर आएगा नेगेटिव आएगा। देखो यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि ये हो गया हमारा कोस -4 पाई प्लस थीटा, ये ओमेगा टी -4 पाई है ना, तो मैंने लिख दिया उल्टा -4 पाई प्लस थीटा, चलेगा। तो अब ये -4 पाई का मतलब क्या हुआ, देखो 2 पाई का मतलब एक रोटेशन कंप्लीट होना, अब ये -4 पाई का मतलब उल्टी डायरेक्शन में एक रोटेशन कंप्लीट होना। जनरली हम जो क्वाड्रेंट होता है ना वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सोचते हैं, 1 2 3 4, राइट। ये जो क्वाड्रेंट होता है वो 1 2 3 4 5 उल्टे डायरेक्शन में हम उसको सोचते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये -4 पाई हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, -4 पाई होना उसका मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 बार हमने कंप्लीट कर दिया। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माइनस का मतलब क्लॉकवाइज, जनरली हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, मतलब एंगल ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ता है, 0 90 180 270 एंड देन आफ्टर 360 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बट एंगल नेगेटिव मिला, इसका मतलब क्या हुआ कि हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना। कितनी बार, तो दो रोटेशन कंप्लीट करेंगे ना, तो ये 4 पाई खत्म हो जाएगा, वापस से आप यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ से स्टार्ट। बट प्लस थीटा मतलब वापस से ऊपर जाओगे नीचे जाओगे। -4 पाई का मतलब मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 रोटेशन कर दिया और मैं यहाँ पे वापस आ गया। बट प्लस थीटा मतलब क्या, कहाँ पे जाना, क्या मुझे ऊपर जाने का, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब ऑल द फंक्शन आर पॉजिटिव, तो फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव है, तो फिर इसका आंसर क्या मिलेगा मुझे। ये समझ में आया फ्रेंड्स। देखो मैथ्स वालों को पता ही है, मैं बायोलॉजी वालों को समझा रहा हूँ, एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, आप ध्यान से सुन लो। अगर एंगल के अंदर π/2 जैसा कुछ दिखे, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 एटसेट्रा, तो फंक्शन को चेंज करना है। अगर पाई दिखे, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एटसेट्रा, तो फंक्शन को चेंज नहीं करना है। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, अब आपको जो आप जो आंसर लिख रहे हो वो पॉजिटिव लिखना है या नेगेटिव लिखना है, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, वो डिपेंडेंट होगा आपका क्वाड्रेंट कौन सा है, एंगल का क्वाड्रेंट कौन सा है, वो आपको देख के डिसाइड करना है कि पॉजिटिव नेगेटिव।
यहाँ पे -4 पाई का मतलब 2 सर्कल खत्म, एंड प्लस थीटा का मतलब वापस से फर्स्ट कॉर्नर में आप आ जाओगे, तो मतलब फर्स्ट कॉर्नर तो ऑल पॉजिटिव है, तो मतलब इसका आंसर पॉजिटिव लिखना है। तो फाइनली मुझे y2 मिल गया। अब अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, तो y1 प्लस y2 करो तो क्या मिलेगा आपको? y1 प्लस y2 क्या मिलेगा? बोलो क्या मिलेगा? कैन आई से 2a cos omega t? इज दैट क्लियर? यस और नो? Yes, sir. तो मुझे यहाँ पे एम्पलीट्यूड देखो डबल हो गया, जो ओरिजिनल वेव्स हमारे जो है उससे डबल हो गया एम्पलीट्यूड। तो अगर एम्पलीट्यूड डबल हो गया तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है। तो अगर एम्पलीट्यूड डबल हुआ तो हमारा जो इंटेंसिटी होगा तो वो ओरिजिनल दोनों वेव्स के इंटेंसिटी से कितना टाइम्स हो जाएगा? 4 times. 4 टाइम। तो फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो या डिस्ट्रक्टिव? Constructive. तो मतलब ऐसा कोई पॉइंट है कि जहाँ पे पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा आ रहा है, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव। थोड़ा और सोचो, अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा होता, ओनली लैम्डा, तो यहाँ पे 4 पाई के बदले क्या आता? 2 पाई 2 पाई। तो -2 पाई प्लस थीटा भी क्या होता? थीटा। तो ये वापस से यही मिलता हमको, तो वापस से ये रिजल्ट मिलता। मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा ले लो या 2 लैम्डा ले लो या 3 लैम्डा ले लो या 4 लैम्डा ले लो, तो ये स्क्रीन पे ऊपर जितने भी पॉइंट मिलेंगे कि जिसके अंदर पाथ डिफरेंस, दोनों का पाथ डिफरेंस लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, 6 लैम्डा, 7 लैम्डा, तो ये सब ये जितने भी पॉइंट है कि जहाँ पे पाथ डिफरेंस लैम्डा के इंटीग्रल फॉर्म में है, तो वो सारे पॉइंट पे मुझे क्या मिलेगा? कंस्ट्रक्टिव मिलेगा या डिस्ट्रक्टिव? Constructive. और ये वही चीज आप नीचे भी सोच सकते हो, -λ, -2 लैम्डा, -3 लैम्डा, -4 लैम्डा, -5 लैम्डा, नीचे की साइड भी वही चीज आपको मिलेगा। तो क्या ये समझ में आया कि अगर आपको स्क्रीन के अंदर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करना है तो कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन मुझे मिल गया। पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू n लैम्डा। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, एकदम बढ़िया। तो पार्ट डिफरेंस कैसा होना चाहिए? n लैम्डा, वेयर n स्टार्ट फ्रॉम 0 से 0 भी चलेगा, 0 भी चलेगा, पूछो क्यों? क्यूब। क्योंकि जो पॉइंट 0 पार्ट डिफरेंस वाला है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, तो उसका तो हमने आगे की थियरी में भी प्रूव कर दिया है कि वहां पे क्या होता था, हाँ, वहाँ पे भी वहां कंस्ट्रक्टिव। पे भी कंस्ट्रक्टिव ही था। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो n कैन बी 0 ऑल्सो। इज दैट क्लियर? पार्ट डिफरेंस 0 भी चलेगा। तो finally we are able to prove the condition for the constructive interference, and the condition is very simple कि स्क्रीन के ऊपर जितने भी पॉइंट ऐसे हैं कि जहां पे दोनों सोर्स का जो पार्ट डिफरेंस है वो लैम्डा के इंटीग्रल फॉर्म में है, प्लस और माइनस भी चलेगा, -1 -2 भी चलेगा, तो वो जितने भी पॉइंट है ऐसे वहां पे आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। देखो पार्ट डिफरेंस n लैम्डा, तो मुझे कोई बताएगा फेज डिफरेंस क्या आएगा? पाथ डिफरेंस n लैम्डा, तो फेज डिफरेंस क्या आएगा? 2 पाई n लैम्डा। हाँ, अरे लैम्डा के बदले 2 पाई लिख दो, लैम्डा के बदले 2 पाई लिख दो। तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या आएगा? 2n पाई। 2n पाई, वेरी गुड। तो आपको अगर कोई ऐसा पूछे कि व्हाट इज द कंडीशन इन द टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो n लैम्डा। इन द टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस व्हाट इज द कंडीशन? तो फेज डिफरेंस मस्ट बी इक्वल्स टू 2n पाई। 2n pi. That is the condition for the constructive interference in the terms of phase difference. तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे? Destructive interference. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि कोई एक अजम्पशन कर लेंगे, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट को हम अज्यूम कर लेंगे, और वहां पे है ना, यहाँ पे देखो लैम्डा का इंटीग्रल फॉर्म में है, ऐसा मैंने कुछ अजम्पशन किया था, जैसे 2 लैम्डा है, ऐसा मैंने ऐसा पॉइंट अज्यूम किया था कि जहाँ पे डिफरेंस है ना 2 लैम्डा है। अब मैं ऐसा कोई पॉइंट कंसिडर करूंगा स्क्रीन का कि जहाँ पे ये जो पार्ट डिफरेंस है ना वो 0.5 लैम्डा या 1.5 लैम्डा या 2.5 ऐसा कुछ होगा। तो चलो ऐसा कुछ पॉइंट हम स्क्रीन का ऐसा कोई पॉइंट कंसिडर करेंगे जहाँ पे
अब दोनों सोर्स के द्वारा इंटरफेरेंस जब होगा तो उसका जो पाथ का जो डिफरेंस होगा ना वो कुछ 0.5 के मतलब λ/2 के मल्टीपल में कुछ आएगा। जैसे देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि स्क्रीन का कोई ऐसा पॉइंट यहाँ पे कंसिडर किया गया है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में तो आपको पता ही है कि क्या होने वाला था, कंस्ट्रक्टिव। ये S1 S2 को कनेक्ट किया और स्क्रीन का कोई पॉइंट मैंने कंसिडर किया है कि जिसमें क्या है कि S1P का जो वैल्यू है ना वो 9.75 लैम्बडा है एंड S2P का जो इक्वेशन है ना वो 7.25 लैम्बडा है। आप कोई भी ले सकते हो, बट एक चीज़ आपको ये करना है, आप कुछ भी ले लो कोई बात नहीं, बट चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि अब जब डिफरेंस निकालते हो ना तो वो 0.5 या 2.5 या 1.5 मतलब इस टाइप का होना चाहिए। तो S2P माइनस S1P इज इक्वल टू क्या होगा फ्रेंड्स, 7.25 लैम्बडा माइनस 9.75 लैम्बडा। तो कैन आई से इट इज अ माइनस 2.5 लैम्बडा, चलेगा? इज इट ओके? Yes, sir. आप अगर ऐसा नहीं करना है तो आप ऐसा सिंपली ऐसा भी कर सकते हो, आप एक को 5 लैम्बडा ले लो और एक को 7.5 लैम्बडा ले लो तो भी चलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक को मैंने 7.5 लैम्बडा ले लिया और दूसरे को मैंने 5 लैम्बडा ले लिया तो भी डिफरेंस कितना निकलेगा आपका, -2। लैम्बडा भी लिख सकते हो तो 7.5 लैम्बडा एंड 6 लैम्बडा तो डिफरेंस मिलेगा आपको 1.5 लैम्बडा। तो मतलब इस टाइप का आप कुछ भी ले सकते हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू कंसिडर द वैल्यूज एज पर योर टेक्स्ट बुक, बट आपको ऐसे लेना है कि डिफरेंस जो निकलेगा वो कैसे मिलेगा आपको, डिफरेंस कौन से हिसाब से होना चाहिए, 1.5 लैम्बडा या 0.5 लैम्बडा या 2.5 लैम्बडा। ऐसा करने से क्या बेनिफिट होगा तो वो मैं आपको एक 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 कैलकुलेशन से हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि ऐसा करने से बेनिफिट क्या होगा। चलो y1 का जो फॉर्मूला है ना वो तो मैं वही लिखूंगा, कौन सा, a cos ओमेगा टी, उसका डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ये है। तो मुझे सोच के बताओ कि यहाँ पे कौन पहले पहुंचता है, y1 वाला पहले पहुंचता है या y2 वाला? Y2। Y2 तो y2 का फेज ज्यादा होगा या कम होगा y1 से? ज्यादा। ज्यादा। तो यहाँ पे cos ओमेगा टी प्लस लिखना पड़ेगा या माइनस लिखना पड़ेगा? y2 इज अर्लियर देन द y1 तो उसका फेज ज्यादा है, तो y2 का फेज ज्यादा है तो ओमेगा टी प्लस लिखना चाहिए या माइनस लिखना चाहिए? प्लस। प्लस। अब मुझे ये बताओ कितना प्लस लिखूं मैं यहाँ पे, तो पाथ का जो डिफरेंस है ना वो 2.5 लैम्बडा है, पाथ का डिफरेंस। तो फेज का डिफरेंस कितना होगा? पाई। तो हाँ 2.5 लैम्बडा मतलब 2.5 इंटू 2 पाई, लैम्बडा माना है 2 पाई, तो फेज का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5 पाई। चलो क्या ये चीज़ आपको समझ में आई भैया? यस सर। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। चलो बायोलॉजी वाले बोलेंगे यहाँ पे पाई है, फंक्शन को चेंज करूँ या ना करूँ? पाई है तो फंक्शन को चेंज करूँ या ना करूँ? नहीं करना। नहीं करना है तो ओमेगा टी का ओमेगा टी रखो, कोस का कोसी रखो, कोस का कोसी रखो, उसको साइन में मत कन्वर्ट करो बिकॉज पाई है। अब देखो ये 5 पाई का मतलब क्या हुआ, तो 5 का पाई का मतलब ये हुआ कि 2 बार तो रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद तो भी पाई बचेगा। 2 बार तो रोटेशन कंप्लीट हो ही जाएगा बिकॉज 2 पाई मतलब एक रोटेशन, वापस से 2 पाई मतलब दूसरा रोटेशन, फिर भी कुछ बचेगा। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं, एक रोटेशन कंप्लीट हुआ 2 पाई, दूसरा रोटेशन कंप्लीट हुआ 4 पाई। अब 5 पाई का मतलब हम यहाँ पे अटकेंगे, 2 रोटेशन पूरा कंप्लीट और एक आधा कंप्लीट होगा, तो मतलब हम यहाँ पे आ जाएंगे, हम आ जाएंगे कहाँ पे, पॉइंट बी पे आ जाएंगे। ए से मैंने स्टार्ट किया, एक बार खत्म हुआ, दूसरी बार खत्म हुआ, तीसरी बार में यहाँ पे अटकना है। और प्लस समथिंग मतलब थोड़ा और आगे बढ़ो, प्लस समथिंग मतलब थोड़ा और आगे बढ़ो, तो कौन सा वाला क्वाड्रेंट आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में आप आओगे, 5 पाई प्लस समथिंग। तो 5 पाई का मतलब आपको बी पे आ गए आप 2 बार कंप्लीट होने के बाद, एंड प्लस समथिंग का मतलब थोड़ा और आगे, बी से और नीचे जाओ तो थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन है भैया, कौन सा पॉजिटिव है, तो 10 पॉजिटिव है। अब आप तो क्या फाइंड कर रहे हो, आप तो कोस फंक्शन फाइंड कर रहे हो, तो कोस तो कैसा होगा थर्ड क्वाड्रेंट में,
नेगेटिव होगा। नेगेटिव। तो फाइनली आपका जो y2 मिलेगा वो कैसा मिलेगा आपको, -a cos ओमेगा t मिलेगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? अब मुझे बताओ कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करो तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आपको क्या मिलेगा उस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा आपको? ये y1 है, ये y2 है, 0। 0 मिलेगा। तो मतलब कौन सा यहाँ पे इंटरफेरेंस होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा ना, तो इंटेंसिटी 0 हो जाएगा वहां पे, तो इसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। अब ऐसे कौन कौन से पॉइंट, ये तो 2.5 है, बट ये 1.5 भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है, प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है। तो मतलब आपका जो पाथ डिफरेंस होगा, व्हाट शुड बी द जनरल कंडीशन? पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए? इट कैन बी अ 0.5 lambda, it can be a 1.5 lambda, it can be a 2.5 lambda। तो क्या होना चाहिए, लो क्या लिखना चाहिए मुझे? n/2 पाई। अच्छा, आप क्या बोल रहे हो, n/2 पाई? लैम्बडा के फॉर्म में है ना? n/2 into पाई। अरे लैम्बडा के फॉर्म में है, लैम्बडा के फॉर्म में लाना है आपको पाथ डिफरेंस। n/2 into लैम्बडा। देखो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज आप n इज इक्वल टू 2 प्लेस करोगे, n इक्वल टू 2 तो एग्जैक्ट लैम्बडा आ जाएगा। देखो आपका क्या होना, 2n + 1/2। हाँ देखो ये आपका क्या होना चाहिए, 0.5 लैम्बडा मतलब λ/2, 1.5 लैम्बडा मतलब 3 λ/2, 2.5 लैम्बडा का मतलब क्या होगा, 5 λ/2। मतलब λ/2 का जो है ना, देखो ये ऑड मल्टीप्लायर है, देखो तो λ/2 का ऑड मल्टीप्लायर, तो 2n + 1 λ/2। चलो ये बात समझ में आया भैया? यस सर। वेर n स्टार्ट फ्रॉम 0 1 0। करो, 0 करोगे तो λ/2 मिल जाएगा, 1 करोगे तो 3 λ/2 मिल जाएगा, 2 करोगे तो 5 λ/2 हो गया। फिर हो गया फिर यस सर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये 2 को डिवाइड कर दो यहाँ पे, तो आप इसको n + ½ इंटू लैम्बडा भी लिख सकते हो, n + ½ इंटू लैम्बडा भी लिख सकते हो, सेम ही हुआ। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? सर जो 0.6 है, 0.7, वो सब के लिए इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव? कौन सा पॉइंट बोल रहे हो आप? सर मतलब वो एग्जैक्टली देखो मैं आपको, जो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो पॉइंट है ना वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव होगा। फिर यहाँ पे 2 पॉइंट आपको ऐसे मिलेंगे ऊपर नीचे के, जहाँ पे पाथ डिफरेंस लैम्बडा आएगा, तो लैम्बडा पाथ डिफरेंस मतलब कंस्ट्रक्टिव। फिर यहाँ पे 2 लैम्बडा पाथ डिफरेंस ऊपर नीचे कंस्ट्रक्टिव। बट ये 0 एंड लैम्बडा के बीच में λ/2 आएगा, जहाँ पे पाथ डिफरेंस है, तो वहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव। फिर उसके बाद 1.5 लैम्बडा कहाँ पे पाथ डिफरेंस आएगा, तो वहाँ पे वापस से क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव। तो पूरा एक पैटर्न जनरेट होगा, पता चला आपको? यस सर। तो ये स्क्रीन के अंदर आपके पास अगर 2 कोहेरेंट सोर्सेज है और सामने स्क्रीन है, तो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आपको ब्राइट पॉइंट मिलेगा, उसके ऊपर नीचे डार्क मिलेगा, वापस से ऊपर नीचे ब्राइट मिलेगा, ऐसा चलता जाएगा। इज दैट क्लियर? सर बट कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के बीच में क्या होगा? हाँ है ना, उसका फॉर्मूला इसके बाद है कि भाई ऐसे भी पॉइंट हो गए ना कि जहाँ पे ये एक का पाथ डिफरेंस लैम्बडा है और दूसरे का λ/2 है, तो उसके बीच में भी कुछ होगा ना। तो उसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि उसका इंटेंसिटी कैसे मिलेगा। अभी जो हम जस्ट हम समझ रहे हैं वो कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ही इंटेंसिटी समझ रहे हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कोई और पॉइंट है तो उसका इंटेंसिटी कैसे मिलेगा, तो वो हम इसके बाद के क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। ओके यस सर। अभी मुझे बताओ कि फेज डिफरेंस का कंडीशन क्या आएगा, ये तो पार्ट डिफरेंस का मैंने लिखा, व्हाट इज द कंडीशन फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विद रिस्पेक्ट टू द फेज डिफरेंस? 2n + 1 पाई। हाँ 2n + 1 इंटू पाई, वेर n स्टार्ट फ्रॉम 1 to 3, प्लस और माइनस भी चलेगा, ये प्लस और माइनस ऐसा समझना है आपको। ओके तो क्या ये पूरा चीज आपको समझ में आया भैया? यस सर। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि डिराइव द कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो फ्रेंड्स
पहले हमने कंस्ट्रक्टिव के बारे में डिस्कशन किया और वहाँ पे कंडीशन डिराइव किया एन लैम्डा का। फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में डिस्कस किया और वहाँ पे कंडीशन डिराइव किया 2n+1 लैम्डा बाई 2। और यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे मिस्टेक है। ये क्या होना चाहिए भैया, यहाँ पे क्या होना चाहिए, n+12 इंटू पाई लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, n+12 इंटू 2 पाई होना चाहिए, n+12 इंटू 2 पाई होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, ये पाई नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 2 पाई होना चाहिए, ये बराबर है। तो ये फेज डिफरेंस का कंडीशन हुआ। इज इट क्लियर? पाथ डिफरेंस n लैम्डा, फेज डिफरेंस 2n पाई कंस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस 2n+1 लैम्डा बाई 2 एंड फेज डिफरेंस 2n+1 पाई। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर आज के दिन पे ही रिफर कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे जाके इसके बेस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और इसके बेस पे ही थ्योरी आगे बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वापस से हम ट्यूसडे एज पर द शेड्यूल मिलेंगे। कल हमारा JEE का सेशन एज पर द शेड्यूल है ही। तो आज यहाँ पे हम ख़त्म कर रहे हैं लेक्चर।